नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। अपने पालतू कुत्ते मालिबू के साथ भारतीय छात्र ऋषभ कौशिक यूक्रेन से भारत पहुंच ही गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन के तहत ऋषभ अपने डॉगी मालिबू के साथ ही भारत पहुंचा है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि खार्किव में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 3rd ईयर के स्टूडेंट ऋषभ ने अपने कुत्ते के बिना यूक्रेन से लौटने से साफ इनकार कर दिया था। कुत्ते के साथ आने के लिए अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से वो भारत नहीं लौटना चाहता था। अपने प्यारे से डॉगी मालिबू से बेइंतहा प्यार करने वाले ऋषभ का कहना था कि अगर अकेले वो भारत लौट आया तो मालिबू की देखभाल कौन करेगा। आखिरकार उसे अपने कुत्ते के साथ ही भारत लौटने का अप्रूवल मिला। कुत्ते को साथ लेकर वो फ्लाइट में बैठा, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी ऋषभ के प्यारे डॉगी मालिबू को पुचकारते हुए नजर आए। गोपालगंज में जमीन के लिए 2 भाई आपस में भिड़ गए। दोनों भाई एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। फुलबरिया थाना क्षेत्र के भागवत परसा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट धीरे धीरे खूनी संघर्ष में बदल गया। टांगी से एक भाई ने दूसरे भाई की जान लेने की कोशिश की। मारपीट के दौरान दोनों घर की महिलाएं भी आपस में भिड़ गईं। दरअसल विवादित जमीन पर जब एक भाई दीवार का प्लास्टर कर रहा था तो दूसरे भाई ने हथौड़े से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद तो दोनों भाई आमने सामने आ गए। मारपीट के दौरान किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो धीरे धीरे वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर FIR दर्ज कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोयलांचल में कोयले के अवैध खनन के दौरान एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। एक बार फिर निरसा थाना क्षेत्र के कापासेरा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन के दौरान दर्दनाक मौत की खबर है। दरअसल कोयले के अवैध खनन के लिए ये मजदूर खदान के मुहाने में घुसे थे। इसी दौरान अचानक खदान में चाल धंस गई, जिसमें 2 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। वहीं इस हादसे में एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद मलबे से शव को निकालकर उनके मजदूर साथी फरार हो गए। निरसा में पहले भी कोयले का अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इस पर लगाम लगाने की कोई पहल नहीं की जा रही। कई लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से ही निरसा के इन बंद कोयला खदानों में कोयले का खनन होता है और खनन के दौरान ही कई बार मजदूर हादसे के शिकार हो जाते हैं। बांका के अमरपुर में भीषण अगलगी के बाद अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। मजगाएं गांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 2 घर जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से पहले एक घर में लगी आग देखते ही देखते दूसरे शख्स के घर तक पहुंच गई। दोनों घरों को इस भीषण आग ने अपनी जद में ले लिया। दोनों परिवारों के सामने उनके आशियाने जल रहे थे, संपत्ति जलकर खाक हो रही थी। मवेशी के घरों तक भी इस भीषण आग की लपटें पहुंच चुकी थी। कई मवेशी झुलस गए, एक मवेशी की मौत हो गई, लेकिन इस विकराल आग के आगे सभी बेबस नजर आए। भीषण आगलगी के बावजूद मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाने की वजह से ग्रामीणों ने खुद हिम्मत की आग बुझाने की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता लाखों का नुकसान हो चुका था। अगलगी में जिनके घर जले उनके पास अब कुछ भी नहीं सिवाय बर्बादी के। पीड़ितों का कहना कि अगलगी से काफी नुकसान हुआ है। सिमडेगा जिले की पुलिस ने अवैध अफीम के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। सिमडेगा थाना क्षेत्र में अफीम के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान व्यापक पैमाने पर की गई अफीम की खेती को देख पुलिस भी दंग रह गई। सवई खुटी टोली में छोटे छोटे प्लॉट में काफी जमीन पर अफीम की खेती की गई थी। पुलिस ने इस दौरान कई एकड़ में लगे अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। अफीम के पौधों पर पुलिस ने डंडा चलाकर नशे के सौदागरों पर चोट मारा है। मौके से किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी, लेकिन अवैध तरीके से नशीले पदार्थ की खेती करने के आरोप में जमीन मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।
दरअसल काला सोना यानी अफीम की खेती के लिए झारखंड की मिट्टी और जलवायु काफी मुफीद है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन पर इसकी अवैध तरीके से खेती की जा रही है। अधिक लाभ कमाने का लालच देकर नशे के कारोबारी किसानों से अफीम की खेती करवाते हैं। बोकारो जिला में जल संरक्षण को लेकर लगातार पहल की जा रही है। इसी कड़ी में चास नगर निगम ने निगम क्षेत्र के 2 बड़े तालाबों के सौंदर्यीकरण करने की योजना को स्वीकृति दी है। साथ ही 11 तालाबों में जल संरक्षण को लेकर निविदा भी निकाली गई है। मकसद है तालाबों की गहराई करना और इसका संरक्षण करना, ताकि जल संरक्षण के साथ साथ लोगों को इसका लाभ भी मिल सके। हालांकि तालाबों के सौंदर्यीकरण में नगर निगम को अतिक्रमण को लेकर दिक्कतें आने वाली है। इनमें कई ऐसे तालाब हैं जिन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तालाब के अधिकांश हिस्से पर लोगों का कब्जा है। तालाबों के अतिक्रमण मुक्त नहीं कराए जाने तक नगर निगम की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकेगी। चास नगर निगम की ओर से फिलहाल 11 तालाबों की निविदा निकाली गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 12 करोड़ रुपए है। दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो रहा है। पटना के बाद दरभंगा में बिहार सरकार की ओर से इस तारामंडल का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के इस दूसरे आधुनिक तारामंडल का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि इसी साल मई से जून तक इसका पूरा काम कर लिया जाएगा। पूरे मिथिलांचल के लिए ये तारामंडल वरदान साबित होगा। बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 164 करोड़ रुपए की लागत से 2 फेज में इस तारामंडल का काम होना है, जिसमें से 73,73,60,331 रुपए की लागत से पहले फेज में तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में ही तारामंडल निर्माण का काम हो रहा है। तारामंडल का निर्माण पूरा हो जाने के बाद इसका लाभ दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, जयनगर, समस्तीपुर, पूर्णिया, सहरसा के साथ साथ कई अन्य जिले के लोगों को भी होगा। इसके निर्माण के पूरा होने के साथ पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। जहानाबाद में साफ सफाई को एक मिशन के तौर पर लिया जा रहा है। शहर को साफ सुथरा रखने की मुकम्मल तैयारियां की जा रही है और जिस तरह से नगर परिषद की ओर से गंदगी हटाने और शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं, इससे यकीनन शहर की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। साफ सफाई के लिए नगर परिषद ने कमर कस ली है। शहर की दीवारों की रंग पुताई की जा रही है। दीवारों के आसपास फैली गंदगी को साफ कर दीवार पर पेंटिंग बनाकर जागरूकता और स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। परिषद क्षेत्र में सफाई के साथ साथ रंगाई पुताई का भी काम तेजी से किया जा रहा है। दीवारों की सफाई कराई गई है। गांधी मैदान के पास चारदीवारी के इर्द गिर्द पेंटिंग के जरिए सामाजिक संदेश भी दिया जा रहा है, जिससे शहर साफ सुथरा दिखने लगा है। शहर की तस्वीर ही बदल गई है। यहाँ आने वाले लोग भी इससे खुश दिख रहे हैं। नगर परिषद के इस अभियान का मकसद है लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों में साफ सफाई के प्रति संदेश देना। सोनपुर के बाद बक्सर का घोड़ा मेला पूरे देश में मशहूर है। ब्रह्मपुर का यह घोड़ा मेला एक बार फिर पूरे परवान पर है। ब्रह्मपुर के इस घोड़े मेले में एक बार फिर सभी नस्लों के घोड़े पहुंच गए हैं। फागुनी महीने के महाशिवरात्रि के समय से शुरू होने वाला यह पशु मेला अब केवल घोड़ों तक ही सिमट कर रह गया है। कहते हैं कि ब्रह्मपुर का यह मेला कभी बैल, गाय, भैंस और कुत्तों से गुलजार हुआ करता था। घोड़े के शौकीन आज भी इस मेले में हजारों किलोमीटर दूर से चले आते हैं। इस मेले की शोहरत बिहार के अलावा कई राज्यों तक फैली हुई है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के कई क्षेत्रों से घोड़ा व्यापारी घोड़ों की खरीद और बिक्री करने के लिए इस मेला में आए हुए हैं। फागुनी शिवरात्रि के मौके पर हर साल लगने वाले इस घोड़े मेले का इंतजार यहाँ के लोगों को पहले से ही रहता है। मेले से पहले आसपास की दुकानें सज जाती है। साथ ही अन्य रोजगार कर लोग इस मेले से अच्छा मुनाफा भी कमा लेते हैं। सिमडेगा के कटहल की पहचान झारखंड, बिहार के साथ साथ कई राज्यों तक है। सिमडेगा के कटहल का स्वाद भी ऐसा है कि पटना में इसकी खूब डिमांड है। सिमडेगा के हर जिले में कटहल की पैदावार अच्छी होती है। जिले के अधिकतर किसानों के पास कटहल के कम से कम 10 पेड़ होते ही हैं और इन पेड़ों से कटहल की बम्पर पैदावार होती है। अब पैदावार अच्छी होने की वजह से इसकी सप्लाई भी पड़ोसी राज्यों में खूब की जाती है। सिमडेगा के कटहल की सबसे खास बात यह है कि अन्य जगहों की अपेक्षा सिमडेगा में कटहल सबसे पहले तैयार हो जाता है
और स्वादिष्ट होने की वजह से ये हाथों हाथ बिक भी जाता है। झारखंड के साथ साथ अन्य राज्य के लोगों को सिमडेगा के कटहल का इंतजार रहता है कि कब ये बाजारों में मिलने लगेंगे। किसानों से ये कटहल खरीदकर व्यापारी इसे अच्छे से कैरेट में पैक करते हैं और झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल भेजते हैं। किसानों को जहां इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं तो वहीं व्यापारी भी इन कटहलों को अच्छे दामों पर बेचते हैं। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। जमीन को लेकर मारपीट दरअसल दो भाइयों के बीच हुई, जिसमें बड़े भाई मोहम्मद राज और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपने छोटे भाई की लाठी डंडे से जमकर धुनाई कर दी। मारपीट के दौरान कई महिलाएं एक साथ मिलकर एक शख्स को लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आई। अपने बड़े भाई और उनके घर के महिला सदस्यों से पीट रहा शख्स बार बार भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन जमीन के लिए जंग में छोटे भाई पर रहम खाने को बड़ा भाई तैयार नहीं था। जमीन विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो लहेरिया बाजार की बताई जा रही है। मारपीट का ये मामला थाने तक पहुंचता उससे पहले ग्रामीण स्तर पर इसे शांत कर दिया गया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद फिलहाल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मधुबनी में बेखौफ बदमाशों ने एक घर में आग लगा दी। दरअसल नरहिया में लूट की नीयत से कुछ बदमाश पहुंचे थे। घर में लूटपाट करने के लिए अपराधी घर के आंगन तक भी पहुंच गए, लेकिन आंगन से घर के अंदर जाने के लिए इन लुटेरों से दरवाजा नहीं खुला। गेट तोड़ने के लिए अपराधी कुदाल लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन शोर होने की वजह से इन लोगों ने घर का दरवाजा नहीं तोड़ा। काफी देर तक ये दोनों अपराधी गेट खोलने के लिए घर के लोगों को धमकाते रहे, लेकिन जब अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो इन अपराधियों ने घर में ही आग लगा दी। लूट में नाकाम होने से ये अपराधी बड़े आराम से घर में आग लगाकर फरार हो गए। घर में आग लगाने वाले दोनों लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी किस तरह बेखौफ हो गए हैं। वहीं पास से गुजर रहे गश्ती की टीम के पहुंचने पर अपराधी मौके से भाग निकले। पुलिस अब अपराधियों की तलाश में जुट गई है। होली से पहले जिस तरह से शराब तस्कर जिले में शराब की खेप पहुंचाने के तरीके अपना रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर कुचायकोट में बलथरी चेकपोस्ट पर शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। चेकपोस्ट पर गाड़ी चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। गाड़ी की गेट और सीट के अंदर तहखाना बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। हरियाणा के रास्ते शराब की इस खेप को दरभंगा सप्लाई करने की योजना थी, लेकिन उससे पहले शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा भगूच गंडक के पास एक ऑटो से 417 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। यहां विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल होली पर संभावित शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई है और ये टीमें चेक पोस्ट पर लगातार कार्रवाई कर रही है। गढ़वा शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए NH 75 पर बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मुआवजे के लिए कई जगहों पर ग्रामीणों की ओर से काम को भी रोका जा रहा है। कल्याणपुर में भी रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर बाईपास निर्माण के काम को रोक दिया। सैकड़ों की संख्या में निर्माण कार्य वाली जगह पर पहुंचकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। निर्माण कार्य रोककर मुआवजे की मांग करने लगे। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझा बुझाकर यहां एक बार फिर ग्रामीणों को शांत तो कर दिया, लेकिन निर्माण कार्य में बार बार ग्रामीणों की ओर से किए जा रहे हंगामे से कई दिक्कतें हो रही हैं। काम रोके जाने से निर्माण कंपनी को घाटा भी हो रहा है। इधर ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि जब तक मुआवजे की राशि नहीं मिल जाएगी, वे लोग फिर से बाईपास निर्माण का काम रोक देंगे। जमुई के लक्ष्मीपुर में सरकारी स्कूल की लड़कियां जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। +2 गर्ल्स स्कूल लक्ष्मीपुर की 9वीं और 10वीं की छात्राओं के लिए स्कूल में बेंच डेस्क तो दूर की बात है, स्कूल में कमरे तक नहीं है। दरअसल +2 गर्ल्स स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं।
और यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1100 से अधिक। स्कूल के इन 2 कमरों में भी एक कमरा स्मार्ट क्लास के लिए है। तो स्कूल का हाल ये है कि 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं बरामदे में नीचे बैठकर पढ़ती हैं और परीक्षा भी देती हैं। इस +2 बालिका हाई स्कूल को अपग्रेड हुए 8 साल गुजर गए, लेकिन अब तक इसका अपना भवन नहीं बन सका। हायर सेकेंडरी की लड़कियों का कहना है कि नीचे बैठकर पढ़ने की अब इनकी उम्र नहीं। लड़कियों का कहना है कि वे पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, बस स्कूल में सुविधाएं मिल जाए। सीतामढ़ी में विकास के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। आज भी कई प्रखंड ऐसे हैं जहां ग्रामीण इलाकों में आने जाने का मुख्य साधन चचरी पुल ही बना हुआ है। ऐसे चचरी पुल आज कहीं सालों से तो कहीं दशकों से ग्रामीणों को आने जाने का सहारा दे रहे हैं। रून्नीसैदपुर प्रखंड में भी बागमती नदी के किनारे स्थित दर्जनों गांव के लोगों की जिंदगी चचरी पुल पर ही रेंग रही है। शिवनगर गांव का हाल तो और भी खराब है। हर रोज जान हथेली पर रखकर यहाँ चचरी पुल से हजारों की आबादी आती जाती है। हर साल ये चचरी पुल क्षतिग्रस्त भी होते रहते हैं, जिसके बाद गांव के ही लोग इस चचरी पुल का या तो मरम्मत करते हैं या हर साल नया चचरी पुल खुद के खर्चे पर बनाते हैं। बाढ़ के दिनों में तो इन इलाकों में परेशानी और भी बढ़ जाती है। 6 महीने नाव और 6 महीने इसी चचरी पुल के सहारे लोगों की जिंदगी चलती है। सालों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। गढ़वा में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बंशीधर नगर में ITI कॉलेज की बदहाली की भी ऐसी ही कहानी है। करोड़ों रुपए खर्च कर यहाँ ITI कॉलेज तो बना दिया गया, लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं किए जाने से अब यह ITI कॉलेज की भवन दरकने लगी है। जहाँ छात्रों के लिए मशीनें रखी होनी चाहिए थी, उन कमरों में ईंट पत्थर फेंके हुए दिख जाते हैं। भवन से खिड़कियों के रॉड निकाल लिए गए हैं। आलीशान कॉलेज भवन देख रेख के अभाव में जर्जर हो गया है। कॉलेज भवन के चारों तरफ झाड़ियां निकल आई है। जिले में ये सिर्फ एक ITI कॉलेज की बिल्डिंग का ही हाल नहीं है। कई अस्पताल टोल टैक्स ऐसे हैं जिसे करोड़ों रुपए खर्च कर बना तो दिया गया, लेकिन व्यवस्थाएं शुरू नहीं किए जाने से ये सभी वीरान पड़े हुए हैं। कहीं लोगों ने कब्जा जमा रखा है तो कहीं बस बिल्डिंग रह गई है। रामगढ़ के गोला प्रखंड में कई लोगों की दिक्कतें IPL पावर प्लांट से निकलने वाली प्रदूषण से बढ़ गई है। गोला प्रखंड के अति सुदूरवर्ती टोनागातू में संचालित IPL पावर प्लांट खेतों को बंजर और लोगों को बीमार कर रहा है। वहीं प्रदूषण की वजह से पहले के मुकाबले खेतों में उपज भी अब कम हो रही है। खेती वाली जमीन प्रदूषण की वजह से काली होते जा रही है। ऊपर से पावर प्लांट की कोयला लोडेड गाड़ियां धूल उड़ाते हुए गांव से गुजरती है, जिससे लोग भी परेशान हैं। ग्रामीणों के कई आंदोलन के बावजूद पावर प्लांट प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई प्रदूषण समितियां आई और गई, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ। खेती के साथ ही पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन पावर प्लांट के आसपास लोगों को इस परेशानी से अब तक मुक्ति नहीं मिल सकी है। नालंदा के किसान इन दिनों पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर मुनाफे वाली खेती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों ने काले धान और गेहूं की बम्पर खेती की है। मुनाफे के साथ साथ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सौरे गांव के किसानों ने भी काले धान और गेहूं की खेती की है। खेती में नए किस्म की फसल की पैदावार अच्छी होने से यहाँ के किसान काफी खुश हैं। न सिर्फ काले धान और गेहूं की खेती, बल्कि इससे लोगों तक पहुंचाने का भी किसानों ने एक माध्यम चुना है। जिले के किसान काले धान की और गेहूं की पैकिंग के साथ साथ काले गेहूं से आटा तैयार कर इसे बाजारों में भी भेज रहे हैं। किसानों का कहना है कि काले धान और गेहूं से बने आटा चावल खाने से कई बीमारियां ठीक होती है, जैसे डायबिटीज, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों को भी काबू में किया जा सकता है। किसानों की माने तो काले धान और काले गेहूं की खेती से इलाके के किसान समृद्ध भी हो रहे हैं। धनबाद की अंकिता भले ही 2019 में इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, लेकिन उनका हुनर आज न सिर्फ जिंदा है, बल्कि केंद्र सरकार मरणोपरांत अंकिता के हुनर का पेटेंट करा रही है।
झरिया के रहने वाले अमोद कुमार सिंह की बेटी अंकिता भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा मल्टीपर्पज चूल्हा बना दिया जिस पर आज न सिर्फ कोयलांचल वासी बल्कि हर किसी को नाज है। अंकिता ने एक ऐसा चूल्हा बनाया जो वेस्टेज पराली या अन्य ईंधन से भोजन बनाया जा सकता है। चूल्हे को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्टेज ईंधन से इस चूल्हे पर खाना बनाए जा सकते हैं। अंकिता के बनाए इस चूल्हे पर पानी भी गर्म हो सकता है और कई उपयोगों में इसे लाया जा सकता है। केंद्र सरकार इस चूल्हे का पेटेंट कराकर राष्ट्रीय स्तर पर इस चूल्हे को विकसित करने जा रही है। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इसका पेटेंट अंकिता के पिता अमोद कुमार सिंह के नाम से कराने का सरकार ने फैसला लिया है। योग नगरी मुंगेर में भी अब लोग लाइटिंग फव्वारे का आनंद ले सकेंगे। दरअसल डीएम कार्यालय के सामने बने पार्क में लगाए गए लाइटिंग फव्वारे को लोगों के लिए खोल दिया गया है। जिले के एकमात्र पार्क में लाइटिंग फव्वारा चालू होते ही और सेल्फी लेने वालों की पार्क में भीड़ लग गई। बेहद आकर्षक दिख रहे लाइटिंग फव्वारे के साथ हर कोई अपनी तस्वीर कैमरे में कैद करते हुए देखे गए। 3 से 4 रंगों में फव्वारा से पानी निकलते लोग बेहद खुश नजर आए। पार्क में आधा दर्जन से ज्यादा लाइटिंग फव्वारे लगाए गए हैं। लाइटिंग फव्वारे से पार्क का लुक भी काफी बदल गया है। फव्वारे से निकलता पानी और खूबसूरत लाइटिंग देखने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बच्चों में तो इन लाइटिंग फव्वारे को लेकर गजब का क्रेज है। बदहाल पार्क को खूबसूरत तरीके से सजाकर जिला प्रशासन ने शहरवासियों को एक तरह से बड़ी सौगात दी है।